तो इसके साथ ही लेट अस बिगिन आवर जर्नी विद इंग्लैंड वेयर द एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन फर्स्ट ऑकर्ड। इंग्लैंड में जो है एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन जो है वो पहले हुआ, तो हम इंग्लैंड से ही स्टार्ट करेंगे। ऑन 1 जून 1830 a farmer in the northwest of England found his barn and his stack reduced to ash by a fire that started at night। 1830 में, 1 जून की रात थी 1830 में, नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड का जो फार्मर था उसने जो घास वगैरह रखी हुई थी अपनी, तो वो अचानक से ओवरनाइट में उसमें आग लग गई और वो राख के ढेर में तब्दील हो गया। In the month that followed, peaks of such fire were reported from numerous districts। तो इसी तरह से आग की जो वारदातें हैं वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से भी मिली, यानी आग एक आम मसला बन गया। At times only the rick was burnt, at other times the entire farmhouses। Then on the night of 28 August 1830, a thrashing machine of a farmer was destroyed by labourers in East Canton, England। जो thrashing machine है जिसमें हम इसको घास और गले को अलग करते हैं, उस मशीन पे जो अटैक हुआ फार्मर्स की तरफ से। Then on night of August 28, 1830, a thrashing machine of farmer was destroyed by labourers in East Canton, England। In the subsequent 2 years, riots spread over southern England and about 387 thrashing machines were broken। इस तरह से जो दंगे हैं वो इंग्लैंड में आम हो गए और तकरीबन 2 साल तक 387 थ्रैशिंग मशीन्स जो हैं उन्हें तोड़ दिया गया। Through this period, farmer received threatening letters using them to stop using machines that deprived workmen of their livelihood। इस तरह से क्या हुआ, वह जो फार्मर्स थे उन्हें ख़त पे ख़त मिलते गए कि ये जो थ्रैशिंग मशीन्स का आप इस्तेमाल ना करें, इससे जो है एक आम लेबर की ज़िंदगी पे असर पड़ता है, क्योंकि उनकी लिवलीहुड पे असर पड़ता है। क्यों? क्योंकि उन्हें रोज़गार नहीं मिलता, क्योंकि मशीन जो है वो ज़्यादा स्मार्ट वर्क करती है। जहाँ पर आपको 10 लेबर की ज़रूरत होती है, वहाँ पर वो एक ही मशीन जो है वो 10 लेबर का काम 1 घंटे में कर देती है। तो इस तरह से जो है वर्क जो है लेबर पे जो असर पड़ा, तभी ये राइट्स, ये दंगे होते गए। तो मोस्ट ऑफ दीज लेटर्स वर साइनड इन द नेम ऑफ कैप्टन स्विंग। कैप्टन स्विंग के नाम पर जो ये लेटर्स हैं इस पर साइन वगैरह था। अलार्मड लैंडलॉर्ड्स फियर्ड अटैक्स बाय आर्मड बैंड्स एट नाइट। फार्मर्स को धमकियां दी गई, आर्मड बैंड्स जो हैं रात को अटैक करती थी, इनकी जो फसलें वगैरह होती थी जो काट के होती थी उन्हें आग लगाई जाती थी। तो इस तरह से ये दंगे होते गए। गवर्नमेंट एक्शन वाज सेवर, दोज सस्पेक्टेड ऑफ राइट्स वेर राउंड अप। गवर्नमेंट ने भी एक्शंस लिए, जो इन दंगों में जो शकावर लोग थे उन्हें उठाया गया। 976 प्रिजनर्स वर ट्राइड। 976 लोगों को गिरफ़्तार भी किया गया। 9 आदमियों को फांसी भी हुई। 505 जो है उनको ट्रांसपोर्ट किया गया। 450 ऑफ देम टू ऑस्ट्रेलिया एंड 644 पुट बिहाइंड बार्स। तो इन लोगों के साथ, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि 976 लोग जो हैं उनको इम्प्रिजन किया गया, उसमें से 9 लोगों को फांसी दी गई, 505 को ऑस्ट्रेलिया भेजा गया, 450 जो हैं ऑस्ट्रेलिया भेजे गए और 644 जो है उन्हें सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया। कैप्टन स्विंग वाज ए मिथिक नेम यूज्ड इन दीज लेटर। कैप्टन स्विंग कोई नाम ही नहीं था, वो एक मिथ थी जो इस लेटर पे इस्तेमाल की जाती थी। बट हु वेयर द स्विंग राइटर्स, ये दंगे कौन करते थे? वाई डिड दे ब्रेक थ्रैशिंग मशीन्स, उन्होंने थ्रैशिंग मशीन्स को क्यों तोड़ा? व्हाट वेयर दे प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट, वो किस चीज़ के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे थे? टू आंसर दीज क्वेश्चंस वी नीड टू ट्रेस द डेवलपमेंट इन इंग्लैंड एग्रीकल्चर इन द 18th and 19th सेंचुरी। इस चीज़ को जानने के लिए हमें 18वीं और 19वीं सदी में जो इंग्लैंड में एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हुई उसको अच्छे से पढ़ना होगा। साथ ही साथ द टाइम ऑफ ओपन फील्ड्स एंड कॉमन्स। Over the late 19th and early 19th century, the English countryside changed dramatically.
19वीं सदी में जो है इंग्लैंड जो है वो ड्रामेटिकली वहाँ की जो कंट्री साइड जो उनका है वो चेंज हो गया। बिफोर दिस टाइम इन लार्ज पार्ट्स ऑफ इंग्लैंड द कंट्री साइड वाज ओपन। इस वक्त 19th सेंचुरी से पहले जो कंट्री साइड था वो बिल्कुल ओपन था, फील्ड्स ओपन थे। इट वाज नॉट पार्टीशनड इनटू इनक्लोज लैंड प्राइवेटली ओन्ड बाय लैंडलॉर्ड्स। ये जो ज़मीनें थी इनके हिस्से नहीं हुए थे, या ये इसे प्राइवेट लैंडलॉर्ड्स ने इनक्लोज नहीं किया था। तब तक एक खुला मैदान था, खुली ज़मीनें थी। लेकिन अचानक से प्राइवेट लैंडलॉर्ड्स वजूद में आए। उन्होंने अपनी ज़मीनों को फेंसिंग वगैरह की रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, एक किस्म की हम कहेंगे। Peasants cultivated on strips of land around the village they lived in. At the beginning of each year, at a public meeting, each villager was allocated a number of strips of cultivate. Usually, these strips were of varying quality and often located in different places, not next to each other. तो जो ज़मीनें हैं जो विलेजर्स को एलोकेट की गई थी, उन पे स्ट्रिप्स लगाए गए। पहले ये सब नहीं था। द एफर्ट वाज टू इंश्योर दैट एवरीवन हैड अ मिक्स ऑफ गुड एंड बैड लैंड। बियॉन्ड दीज स्ट्रिप्स ऑफ कल्टिवेशन ले द कॉमन लैंड्स। ऑल विलेजर्स हैड एक्सेस टू द कॉमन्स। जो कॉमन लैंड थी उस पर हर कोई विलेजर जो है वो जाता था, बराबर हक था उनका। हियर दे पास्चर्ड देयर काउज एंड ग्रीज्ड देयर शीप्स। यहाँ पर वो अपने माल मवेशियों को घास वगैरह खिलाते थे, जो कॉमन लैंड थी। collected fuel wood for fire and berries and fruits for food। जंगलों से वो जलाने की लकड़ी भी हासिल करते थे और फ्रूट्स बेरीज़ भी वहाँ से कलेक्ट करते थे, जिस पे जो उनकी लिवलीहुड का सबसे बड़ा ज़रिया था। दे फिश्ड इन द रिवर एंड पॉन्ड्स। वो मछली वगैरह भी रिवर से निकालते थे, पॉन्ड से निकालते थे। हंटेड रैबिट इन कॉमन फॉरेस्ट जो कॉमन फॉरेस्ट थे, यानी जिन पे हर एक विलेजर एक्सेस कर सकता था, वहाँ पर वो जो है रैबिट्स वगैरह का शिकार भी करते थे। फॉर द पुअर द कॉमन लैंड वाज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। गरीबों के लिए ये कॉमन लैंड ही सबसे बड़ा ज़रिया था ज़िंदगी गुजारने का। इट सप्लीमेंटेड देयर मेगर इनकम, सस्टेनड देयर कैटल्स एंड हेल्प्ड देम टाइड और बैड टाइम्स व्हेन क्रॉप्स फेल्ड। तो ये चीज़ें उनकी मदद तब करती थी जब उनके क्रॉप्स वगैरह जो हैं वो फेल हो जाते थे। इन सम पार्ट्स ऑफ इंग्लैंड दिस इकोनॉमी ऑफ ओपन फील्ड वाज एंड कॉमन land had started changing from about the 16th century when the price of wool went up in the world market in the 16th century। 16वीं सदी में जब वूल का मार्केट बढ़ गया, यानी जो वूल के जो प्राइसेस हैं वो अप हो गए। रिच फार्मर्स वांटेड टू एक्सपैंड वूल प्रोडक्शन टू अर्न प्रॉफिट। जो अमीर फार्मर्स थे उन्होंने अपना वूल प्रोडक्शन एक्सपैंड करने के लिए, अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए उन्होंने इसे एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। दे वर ईगर टू इम्प्रूव देयर शीप ब्रीड एंड इंश्योर गुड फीड फॉर देम। वो अपनी जो शीप्स हैं उनकी तादाद बढ़ाना चाहते थे और अच्छा खाना पीना उनके लिए मुहैया करना चाहते थे। दे वर keen on controlling large areas of land in compact blocks to allow improved breeding. So they began dividing the enclosing common land and building huge around their holdings to separate their property from that of others। इसकी वजह से उन्होंने जो अपनी ज़मीनें हैं उसके इर्द गिर्द फेंसिंग वगैरह करना शुरू कर दी और बाकी ज़मीन से उसे सेपरेट करना शुरू कर दिया। तब तक जो आम विलेजर्स थे वो एक्सेस कर सकते थे, लेकिन अब जब लैंड का जो मसला है वो इधर उधर, वो अब लोग अपनी ज़मीनें जो हैं वो बांधने लगे। क्योंकि एक लालच सी आ गई प्रॉफिट कमाने की और शीप ब्रीड को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की। क्योंकि 16th सेंचुरी में जो वूल का मार्केट था वो बहुत अप था, इसलिए उन्होंने डिवाइड कर दिया कॉमन लैंड को भी। फिर उन्होंने दे बिगैन डिवाइडिंग द इंक्लोजिंग कॉमन लैंड एंड बिल्डिंग ह्यूज अराउंड देयर होल्डिंग्स टू सेपरेट देयर प्रॉपर्टी फ्राम दैट ऑफ अदर्स। अब कॉमन लैंड जो है उसको वो डिवाइड करने लगे। हाँ, तो दे ड्रो आउट विलेजर्स हु हैड देयर होल्डिंग्स टू सेपरेट देयर प्रॉपर्टी फ्राम हु हैड स्मॉल कॉटेज ऑन द कॉमन्स। ये जो गरीब जो लोग थे जो टोटल डिपेंड करते थे इसी चीज़ पर, तो उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया गरीबों को।
एंड दे प्रिवेंटेड द पुअर फ्राम एंटरिंग द इनक्लोज्ड फील्ड्स, जो गरीब लोग थे उन्हें अपने फील्ड्स में घुसने नहीं दिया उन्होंने। टिल द मिडल ऑफ 18th सेंचुरी द इनक्लोज मूवमेंट प्रोसेसड वेरी स्लोली। तो 18वीं सदी तक ये प्रोसेस बहुत स्लो था, आहिस्ता आहिस्ता लोग ज़मीनें जो हैं वो कब्ज़ा कर रहे थे ज़मीनों पर। द अर्ली इनक्लोजर्स वर यूजुअली क्रिएटेड बाय इंडिविजुअल लैंडलॉर्ड्स, जो इंडिविजुअल लैंडलॉर्ड्स थे पहले पहले उन्होंने ही ये सब किया। दे वर नॉट सपोर्टेड बाय द स्टेट और द चर्च, उन्हें स्टेट या चर्च ने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। आफ्टर द मिड 18th सेंचुरी, अब 18वीं सदी के वस्त में क्या हुआ, हाउएवर द इनक्लोजर मूवमेंट स्वेप्ट थ्रू द कंट्री साइड चेंजिंग द इंग्लैंड लैंडस्केप फॉर एवर। तो इस तरह से जो कंट्री साइड जो है वहाँ पर इतनी चेंज आ गई कि इंग्लैंड हमेशा हमेशा के लिए तब्दील हो गया। 1750 से लेकर 1850 तक 6 मिलियन एकर्स ऑफ लैंड वाज इनक्लोज्ड, 6 मिलियन लैंड जो है उसे इनक्लोज किया गया था डिफरेंट जो लैंडलॉर्ड्स थे उनके माध्यम से। द ब्रिटिश पार्लियामेंट नो लॉन्गर वॉचेड दिस प्रोसेस फॉर अ डिस्टेंस, इट पासड 400 एक्ट्स लीगलाइजिंग दीज इनक्लोजर्स। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 4000 कानून निकाले इस इनक्लोज्ड फील्ड्स को क्या करने के लिए, इसे लीगलाइज करने के लिए। बहरहाल न्यू डिमांड्स फॉर ग्रैन, तो इसके साथ साथ जो है ग्रैन की एक नई डिमांड हो गई। अब वो मसला बन चुका था, वाई वॉज देयर सच ए फैंटिक एफर्ट टू इनक्लोज लैंड, what did the enclosures imply? The new enclosures were different from the old. Unlike the 16th century enclosures that promoted sheep farming, the land began enclosing in the late 19th century was for grain production. 16वीं सदी में जो ये लैंड इनक्लोज हुई थी ये सिर्फ शीप रियरिंग के लिए था लेकिन 19वीं सदी में यही ज़मीन जो है एग्रीकल्चर के इस्तेमाल के लिए लाई गई। The new enclosures were happening in the different contexts. They began a sign of a changing time. From the mid 18th century, the England population expanded rapidly. 18वीं सदी के वस्त में इंग्लैंड की पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा बढ़ती गई। 1750 से 1900 तक इट मल्टीप्लाइड ओवर 4 टाइम्स, ये जो पॉपुलेशन है ये 4 बार मल्टीप्लाई हो गई। दिस meant an increased demand for food grains to feed the population. अब जितनी पॉपुलेशन बढ़ी उतना उनके लिए फूड ग्रेन्स भी प्रोड्यूस करने थे उनको ज़िंदा रखने के लिए। मोर ओवर ब्रिटेन एट दिस टाइम वाज इंडस्ट्रियलाइजिंग, तो इसी दौर में जो ब्रिटिश में इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो रही, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी था। मोर एंड मोर पीपल बिगैन टू लिव एंड वर्क इन अर्बन एरियाज़, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शहरों की तरफ रुख करते थे क्योंकि वहाँ काम मिलता था। Men for rural areas migrated to towns in search of job. देहातों से लोग शहरों की तरफ गए किस लिए, नौकरियां ढूंढने के लिए। टू सर्वाइव दे हैड टू बाई फूड ग्रेन्स इन द मार्केट, तो ज़िंदा रहने के लिए उन्हें मार्केट से सर्वाइवल के लिए उन्हें फूड ग्रेन्स की भी ज़रूरत थी क्योंकि खाने पीने के लिए उन्हें ये सब चीज़ें परचेज़ करनी ही थी। एज द अर्बन पॉपुलेशन ग्रीव द मार्केट फॉर फूड ग्रेन एक्सप्लोटेड, तो शहर जितने बढ़ते गए, अर्बन पॉपुलेशन जितनी बढ़ती गई तो मार्केट भी उतना एक्सपैंड होता गया। एंड व्हेन डिमांड इंक्रीज रैपिडली फूड ग्रेन प्राइस रोज, अब जब फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ती गई तो प्राइसेस भी हाई होते गए। ये सिंपल सी बात है, जब हम इकोनॉमी का टर्म देखेंगे जितनी डिमांड होती है किसी चीज़ की उतना उसका प्राइस भी हाई होता है। लाइक जैसे मार्केट में पेट्रोल का डिमांड ज़्यादा है तो पेट्रोल के प्राइसेस आए दिन बढ़ते जाते हैं। बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी फ्रांस वाज एट वार विद इंग्लैंड, 19वीं सदी के आखिर में फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान जंग छिड़ रही थी। दिस डिसरप्टेड ट्रेड एंड इम्पोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स फ्राम यूरोप, तो इस तरह से जो ट्रेड, इस चीज़ ने ट्रेड को भी डिस्टर्ब कर दिया और जो फूड ग्रेन्स यूरोप से आ रहे थे उन पे भी असर पड़ा। प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंग्लैंड sky touched, encouraging landowners to enclose land and enlarge the area under grain cultivation. तो इस तरह से जो प्राइसेस हैं फूड ग्रेन्स के वो तो आसमान छूते गए क्योंकि फिर इम्पोर्ट नहीं हो पा रहा था। तो अब जो भी है, जो वहाँ के जो नेटिव्स जो प्रोडक्शन करते थे फूड ग्रेन्स की, तो उनका जो मार्केट है वो उनके जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो गए। Profits followed in the landowner pressured the parliament to pass the Enclosure Act. तो इस तरह से लैंड ओनर जो है उन्होंने पार्लियामेंट को प्रेशराइज किया कि इनक्लोजर एक्ट, जो लैंड इनक्लोजर एक्ट है उसे
अमल में लाया जाए। तो इस तरह से जो है हमारा जो ये आज का ये जो टॉपिक है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया। तो अगले हम एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ कल मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिएगा, घरों के अंदर रहिए। जब तक कोई इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट की तरफ से आती है स्कूल ओपन करने की, इंशाल्लाह फिर हम स्कूल ओपन करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप अपने ऑनलाइन लेक्चर्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।